नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका ग्रो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 26 जून की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरें हैं उनके बारे में। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि क्या है आज आपके लिए इंपॉर्टेंट जो आपको आज पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए तो पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं और देखिए किस चीज़ से संबंधित है। एनवायरनमेंट वाले सेक्शन से शुरू करेंगे। ठीक है, एनवायरनमेंट वाले सेक्शन से शुरू करेंगे। इसको आप एनवायरनमेंट में रखिएगा और कहाँ पर जीएस का पेपर 3 में आता है बेटा ये। ठीक है, तो फ्लैश फ्लड्स इन द रिवर ट्रिगर पैनिक इन द वयनाड। वयनाड में कुछ समय पहले आपको पता है कि एक बाढ़ आई थी, फ्लैश फ्लड हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर काफ़ी लॉस हुआ और जिसकी वजह से कुछ चीज़ें हैं जो चर्चा में आ गई। तो देखो, जब इस तरह की खबरें आती हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ पढ़ना है ना। ये कि एक स्टेट में एक घटनाएं, मतलब जैसे बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है जब कोई, है ना, तब तो उसके बारे में आपको जानना ही होगा। अदरवाइज़ ये है कि जब कोई नॉर्मल कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो चर्चा में आ गई हैं, ठीक है, बहुत बड़ी है, तब तो फिर ऑब्वियसली मतलब 100% चांसेस हो जाते हैं उसके क्वेश्चन आने के। ठीक है, लेकिन अगर कोई स्टेट में किसी एक छोटी जगह पर भी ऐसी कुछ घटना हुई है और वो भी चर्चा में चल रही है लगातार, अगर इन केस, है ना, तो आपको कुछ चीज़ें जो आइडेंटिफाई करनी होंगी। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या ध्यान देंगे कि ये किस नदी के बारे में है, सबसे पहली बात है ना, जो बाढ़ आई है ये किस नदी के बारे में है। तो ये यहाँ पर किस नदी के बारे में है? पुनाफुजा रिवर। पुनाफुजा रिवर। तो एक तो इस नदी का नाम याद रखिए, कहाँ पर, केरला के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर एक और नदी का नाम याद रखेंगे, चेलियार नदी। कौन सी बेटा? चेलियार नदी। चेलियार नदी, ये चेलियार है ना, ये बड़ी नदी है। ठीक है, ये कैसी है? ये बड़ी नदी है। चेलियार है जो, ये बड़ी है। और इसी की ट्रिब्यूटरी है ना, चेलियार है जो, वो इसी की मतलब इवन बड़ी इन द सेंस आप केरला की फोर्थ लार्जेस्ट है। केरला की फोर्थ लार्जेस्ट, ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट नदी है, इसलिए इसका नाम भी याद रखिएगा। और ये है जो, वो इसी की ट्रिब्यूटरी है। कौन सी? ये जो पुनाफुजा है ये चेलियार की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, सहायक नदी। ठीक है, सहायक नदी है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो किस जगह पर है? बेसिकली ऊटी के पास, ऊटी के पास पड़ता है ये, है ना, ऊटी के पास पड़ता है। और आपका जो वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ेगा? नीलगिरी। नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ही, और नीलगिरी से ही ओरिजिन होती है। ठीक है, ये जो नदी है ये नीलगिरी से ही ओरिजिन होती है, नीलगिरी से इसका उद्गम है, उद्गम। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या फैक्ट याद रखेंगे? ये जो एरिया है ना, ये गोल्ड फील्ड के लिए जाना जाता है। किसके लिए? गोल्ड फील्ड के लिए। गोल्ड फील्ड के लिए एरिया जाना जाता है। तो ये बातें भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पर आपके साथ बताए हैं। चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि एग्जाम 4 एक बड़ा मिशन, जो कि आपको पता है कि सर ये है जो, ये स्पेस में, देखो ये आज से नहीं चल रहा, बहुत पहले से चल रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि राकेश शर्मा के बाद 41 साल बाद, 41 साल के गैप के बाद, है ना, राकेश शर्मा 41 साल पहले गए थे और अब 41 साल के बाद आपके क्या नाम है इनका? शुक्ला जी हैं। कौन से शुक्ला जी हैं? शुभांशु शुक्ला जी। ठीक है, शुभांशु शुक्ला जी होंगे जो कि वहाँ पर मतलब पहुँचे, मतलब जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, जिन्होंने वहाँ पर कदम रखा है, स्पेस में कदम जाने वाले व्यक्ति हैं जो, वो ये कहलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसके बारे में और क्या जानना चाहिए आपको? देखो, एग्जाम 4 अब काफ़ी पहले से चल रहा है। ठीक है, तो ये है क्या, ये किस तरीके का मिशन है? प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन इस जगह से भी पूछा जा सकता है, एग्जाम 4 को लेकर के। एग्जाम 4 है जो, ये एक मिशन है जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये एक प्राइवेटली ओन्ड मिशन है। प्राइवेट किसका है? स्पेस एक्स करके एक कंपनी का नाम सुना होगा आपने, स्पेस एक्स। ठीक है, इसका प्राइवेटली ओन्ड मिशन है और नासा के साथ इसका कोलैबोरेशन है। ठीक है, बेसिकली इनको इंडियन को इनको क्यों भेजा गया है अगर आपको पता होगा तो, गगनयान, हम लोग गगनयान, गगनयान, गगनयान की एक तरीके से तैयारी है। गगनयान में क्या है कि ह्यूमन जाएगा, ह्यूमन,
ठीक है, ह्यूमनॉइड मिशन है ये, ह्यूमन है जो वो स्पेस में जाएगा, तो उसकी एक तरह से ये तैयारी है, जिसमें कि ये स्पेस एक्स आप जानते ही हैं एलॉन मस्क की कंपनी है, और इन्होंने क्या है कि कोलैबोरेशन किया है नासा के साथ, और ये जो एक्सियम 4 है ये कहाँ पर जाएगा, ये लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। ठीक है, बहुत ऊपर नहीं जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में ही ये रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो चर्चा में हैं, और चर्चा में जब होती हैं तो ये प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल, मतलब काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछने के। ठीक है, देखिए ये है जो दो चीज़ें हैं, ये आप देख ही रहे हैं कि इस फोटो को देख के समझ में आ रहा होगा कि सर एक कंट्रोवर्सी हो गई है, किस चीज़ से रिलेटेड कंट्रोवर्सी हुई अभी बता रहा हूँ। ठीक है, केरला में एक कंट्रोवर्सी हो गई है, और ये उस पर एक आर्टिकल भी आया है, पीडीटी आचार्य का आर्टिकल है, जनरली अच्छे होते हैं, हालांकि थोड़ा सा झुकाव है इस आर्टिकल में, है ना, एक पार्टी की तरफ झुकाव है, तो वो वाला हिस्सा हम छोड़ देंगे, उस सेगमेंट को हम छोड़ देंगे। बाकी मैं आपसे एक मोटी मोटी बात बता देता हूँ कि इसका पूरा क्या है कॉन्सेप्ट, और क्यों इस पर इतनी ज़्यादा विवाद हो गया। देखिए बच्चों, बेसिकली ये है ना, ये बेकार का विवाद है। बेकार का क्या है, मामला क्या है, पहले मैं आपको मामला डिस्कस कर लेता हूँ। केरला की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, केरला की अगर हम बात करते हैं, तो केरला में केरला के जो गवर्नर है, ठीक है, केरला के जो गवर्नर है, उन्होंने अगर केरला के गवर्नर की बात करें तो उन्होंने क्या किया है कि वहां पर जो उनका राजभवन है, ठीक है, राजभवन है, वहां पर जो सेरेमनीज होती हैं जैसे माला पहनाना और ये वो, तो उसके पीछे एक फोटो का यूज किया है, एक सिंबल का यूज किया है, जो किसका सिंबल है, भारत माता का सिंबल है, भारत माता। ठीक है, भारत माता का सिंबल है, और इस चीज से केरला की जो सरकार है, ये गवर्नर हो गए, ठीक है, आप जानते हैं गवर्नर को, गवर्नर केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, केंद्र के प्रतिनिधि। ठीक है, ये गवर्नर केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, तो अगर प्रतिनिधि ऐसी पार्टी से है जो सेंटर की पार्टी, मतलब प्रतिनिधि ऑब्वियसली सेंटर की पार्टी का आदमी होगा, और जो केरला में सरकार है वो अगर दूसरी पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में अक्सर इस तरीके की कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं। इसलिए ही मैंने शुरुआत में कहा कि बेकार की कंट्रोवर्सी है, यहाँ पर दोनों लोग थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लेते तो काम हो जाता। तो भारत माता की इन्होंने क्या फोटो यूज की, जो कि वहाँ की जो सरकार है उसको नागवार है। ठीक है, सरकार, उन्होंने कहा है कि ये नहीं चलेगा, इस तरीके का कोई सिंबल आप यूज नहीं कर सकते जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। मतलब कहने का कि आपको पता है कि भारत माता का कोई सिंबल ऐसा तो है नहीं कि हमारे संविधान में कहीं मेंशन हो, हम लोग क्या अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और तो वो सब चीज़ें ठीक है, सरकार का एक सिंबल होता है तो उसको आपने लगा करके यूज़ किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ सिंबल है। किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इन फोटोज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। इस फोटो से आप लोग परिचित होंगे, है ना, आप सबने एनसीईआरटी में ये फोटो लगी हुई देखी होगी, और एनसीईआरटी में मतलब आपकी जो भी स्टेट की बुक रही हो उसमें भी आपने ये फोटो देखा ही होगा, इससे फोटो है। तो ये इसका ओरिजिनल है जो वो ये है, पहले ये थी ये फोटो, और ये ही है मेन फोटो जिसको भारत माता की फोटो कहा गया। बाद में इसका चित्रण है जो वो बदल गया। ठीक है, तो फिर ये वाली है जो वो फेमस हो गई। तो ये फोटो है जो वो उन्होंने यूज की है। ठीक है, ये वाली फोटो उन्होंने यूज की है, और इसके सामने जैसे माला पहनाना, कोई फिल्म एक्टर आया और ये वो, तो ये सारी चीजें चलती, तो वहां से कंट्रोवर्सी हुई। आपको भी लग रहा होगा कि सर ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, ऐसा लोग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर धार्मिक आस्थाओं का मामला नहीं है। देखिए धर्म के साथ तो कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर भारत माता के बारे में बात करते हैं तो भारत माता का कॉन्सेप्ट धर्म के साथ थोड़ी ना जुड़ा हुआ है। भारत माता का कॉन्सेप्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये तो हमारी एक फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है, नेशनलिस्टिक फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर अगर हम शुरुआत से देखें तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद की भावना के लिए राष्ट्रवाद की भावना के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल माना गया, और शुरुआत से ही हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अपना बलिदान दिए हैं, और भारत माता की जय करके जो एक टैगलाइन चली है ना, उससे क्या है, आप हम हर कोई इमोशनली कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इमोशंस का मामला है, इमोशंस का मामला है। ठीक है, तो थोड़ा सा इतिहास भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मामला किसका है, इतिहास का है। और अगर हम भारत माता वाली की कहें तो कौन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, इन्होंने ये ओरिजिनेट किया था भारत माता का कॉन्सेप्ट, किन्होंने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
इन्होंने भारत माता का कॉन्सेप्ट, भारत माता का कॉन्सेप्ट, भारत माता, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने जो है वो सबसे पहले ये ओरिजिनेट किया, जो लेकर के आए। और उस समय अगर मैं आपको बताऊं तो ये बंग माता के नाम से जाना गया, क्योंकि बंगाल का मामला था तो बंग माता, ठीक है, लेकिन बाद में इसी को फिर भारत माता कह दिया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम फोटो के बारे में बात करते हैं तो अबींद्रनाथ टैगोर की ये पेंटिंग थी, किनकी, अबींद्रनाथ टैगोर की। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये अपनी, इन्होंने जब आनंद मठ लिखी थी, ठीक है, इन्होंने जब अपनी आनंद मठ लिखी थी तो उस आनंद मठ के ऊपर ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे, भारत माता वाला कॉन्सेप्ट, क्या थी, आनंद मठ, ठीक है। और अबींद्रनाथ टैगोर, अबींद्रनाथ टैगोर थे जो इनकी पेंटिंग है वो, ये सब लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। तो ये उनकी पेंटिंग है जो कि फेमस हुई, जिसकी वजह से हम लोग, मतलब जो ये कॉन्सेप्ट आया और फिर उसके बाद भारत माता की जय वाला जो एक इमोशनल फीलिंग आई है ना, तो वो सारी चीज़ें इसके साथ यहाँ पर जुड़ी हुई दिख रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये कह रहे हैं कि देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड सिंबल नहीं है, ये भारत माता वाला सिंबल है जो, ये अगर संवैधानिक रूप से कोई रिकॉग्नाइज्ड सिंबल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड सिंबल, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज सिंबल नहीं है तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर मेन बात चल रही है। इसको आप कैसे जोड़ेंगे, देखो, एक तो ये है कि गवर्नर से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, कि गवर्नर को जब, क्योंकि गवर्नर की फंक्शनिंग कहाँ पर है, गवर्नर की फंक्शनिंग है आपके किसी ना किसी राज्य में, किसी ना किसी स्टेट में ही है इनकी फंक्शनिंग, ठीक है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो इस तरह ये जो लेकिन इनका अगर माना जाए कि कौन है, तो एक तरह से ये प्रतिनिधि होते हैं, है ना, प्रतिनिधि होते हैं किसके, केंद्र के। तो ये बेसिकली क्या है, एक ब्रिज का काम करते हैं, किसके किसके, सेंटर और स्टेट के ब्रिज का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर कई बार ऐसा देखने को मिला है कि गवर्नर के साथ जो कंट्रोवर्सीज होती हैं वो इसलिए हो जाती है क्योंकि सेंटर स्टेट रिलेशंस में प्रॉब्लम होती है। तो इसको आप किसके साथ जोड़ेंगे, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध से आप इसको जोड़ सकते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन से जोड़ सकते हैं कि ये एक जबरदस्ती की बनाई हुई, क्योंकि गवर्नर भी झुक सकते थे, नहीं यूज करेंगे अगर किसी के इमोशंस को हर्ट हो रहा है तो, है ना। हालांकि रिलीजन का मामला नहीं है, लेकिन रिलीजन के साथ भी जोड़ रहे हैं, लेकिन वो वाला मामला नहीं, लेकिन इमोशंस के साथ अगर, तो नहीं यूज कीजिए। और दूसरा, अगर यूज किया भी था, है ना, तो वहाँ की सरकार को भी इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि इसको उठा करके, मतलब इस पर कंट्रोवर्सी और लड़ाई वड़ाई इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर दिखानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिल रही है, और ये एक क्या शो कर रहा है कि ये मतलब अपनी मनमानी करना, और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लोगों को, मतलब जो अगर सेंटर और स्टेट की बात करें तो सेंटर और स्टेट क्या है कि संविधान के हिसाब से कैसा काम करना चाहिए, कि स्मूथ फंक्शनिंग में करना चाहिए, और उस स्मूथ फंक्शनिंग को करने के लिए गवर्नर को वहाँ पर बिठाया जाता है ताकि चीज़ें स्मूथली चलें, पूरा एक कोऑर्डिनेटेड वे में चलें। और जिसकी कमी है जो वो साउथ के स्टेट्स में काफ़ी देखी गई है, ठीक है। तो आपने गवर्नर को लेकर के जो भी कंट्रोवर्सी सुनी होगी मोस्टली साउथ के स्टेट्स के साथ आपने सुनी होगी, ठीक है, साउथ के स्टेट्स के साथ आपने काफ़ी सुना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये देखिए, एक नव्या योजना है, इसके बारे में है, नव्या योजना, ठीक है। तो नव्या योजना चर्चा में है, और ये एक बढ़िया योजना है। आपने अक्सर सुना होगा कि सर जो योजनाएं महिलाओं को लेकर के, बच्चियों को लेकर के चलती हैं, तो उनके साथ क्या होता है कि अक्सर क्या स्किल के बारे में होता है कि स्किल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही मामला है, क्या है, नव्या योजना, ठीक है, नव्या योजना, नव्या योजना। और ये जो नव्या योजना है ये किसके लिए है, किशोरियों के लिए, ठीक है। नव्या योजना किसके लिए है, किशोरियों के लिए है। किशोरियों का मतलब यहाँ पर हुआ 16 से लेकर के 18 साल, ठीक है। इनको क्या देंगी, इनको देंगे कौशल, इनको देंगे स्किल। अब आपने हमेशा सुना होगा कि जब हम स्किल के बारे में बात करते हैं तो हमेशा कढ़ाई बुनाई ये सब चीज़ें
के लिए स्किल दी जाती है। नो डाउट ये भी एक अच्छी बात है कि आर्ट आप सीख रहे हो कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है कि जो अभी ट्रेंड में जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो वाली स्किल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये इस बार जो बात की गई है कि वो है कि भाई इमर्जिंग सेक्टर्स में, जो इमर्जिंग सेक्टर हैं उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। इमर्जिंग सेक्टर का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि सर एआई हो गया जैसे है ना, एआई हो गया जैसे, ये हो गया है ना, एआई हो गया, टेलीकॉम सर्विस हो गया, टेलीकॉम डिजाइनिंग हो गया, टेलीकॉम कंप्यूटर डिजाइनिंग हो गया, ठीक है, कंप्यूटर की डिजाइनिंग से रिलेटेड चीजें हो गई। इसके अलावा सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन हो गया, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन हो गया, ठीक है, इंस्टॉल करना। इसके अलावा फोटोवोल्टिक सोलर सेल हो गए, मतलब सोलर सेल का इंस्टॉलेशन हो गया, सोलर सेल, ठीक है, सोलर सेल का इंस्टॉलेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एटसेक्टर आप लिख लीजिए, है ना। मतलब कहने का कि जो इमर्जिंग सेक्टर हैं उन सब में भी इनको ट्रेनिंग देना, है ना, कि जिसमें सोलर सेल को अब बढ़ावा दे रहे तो उसको भी इंस्टॉल करवाना होगा। तो गांव वगैरह में हर जगह पर अगर आप देखें तो लेबर की वहाँ पर ज़रूरत है। तो अगर स्किल्ड लेबर वहाँ पर मिलेगा हमें, अगर हमें स्किल्ड लेबर मिलेगा तो उससे हमारे देश को अपने आप ही उन्नति मिलेगी। तो नव्या योजना उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी किशोरियों के विकास के लिए। और क्या याद रखेंगे इसमें आप याद रखेंगे, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही है ये भी, ठीक है। इसमें क्या याद रखेंगे, इसमें एक चीज़ याद रखेंगे कि कौन सा मंत्रालय है यहाँ पर, मंत्रालय रहेगा यहाँ पर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब महिला बाल विकास मंत्रालय प्लस महिला बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, कौशल विकास, ये दो मंत्रालय हैं, ठीक है। इसमें मेन काम हालांकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का है और ये इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा कर ले रहा है, ठीक है। इसके अलावा और क्या याद रखेंगे इसमें आप याद रखेंगे कि एक तो आपकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, तो एक मंत्रालय याद रखिए। तो कौन सी योजना का इस्तेमाल करेंगे, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और विश्वकर्मा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास और विश्वकर्मा योजना है, तो इनका दोनों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप, इतने फैक्ट्स हैं जो वो याद रखेंगे आप, ठीक है, इतने फैक्ट आपको याद रखने होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और आज का जो पूरा आर्टिकल है वो इन न्यूज़ से भरा हुआ है, किससे, इमरजेंसी की न्यूज़ से। इमरजेंसी क्या है आप सब जानते हैं, है ना, आप सब ये बात जानते हैं कि सर इमरजेंसी के दौर को हमारे भारत में अगर हम देखेंगे तो एक ब्लैक स्पॉट की तरह देखा जाता है। तो आपके करिकुलर के हिसाब से भी अगर कहें तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपको पढ़ना होता है ना, कि क्या हुआ और उसके बाद कैसी कहानी चली। तो उतना डिटेल में तो नहीं, वो तो आप सब्जेक्ट में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ एक चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो क्योंकि देखिए हम इसको क्यों पढ़ें, क्योंकि 25 जून, ठीक है, ये याद रखिएगा आप, क्या ना, 25 जून 1975 आपको यहाँ पर याद रखना होगा, 25 जून 1975, है ना। तो ये जो डेट है, पूरी डेट ही याद रखिएगा ना, 25 जून, और 25 जून कल था, ठीक है, तो इसलिए आज अखबार में है। और 25 जून को अब हमने 50 साल पूरे कर लिए हैं। तो इस बात को 50 साल हो गए ना हमारी इमरजेंसी को, लेकिन ये आज भी उतनी ही जिंदा है जितने जैसा कि ये कल का मामला हो, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि सर ये इसलिए भी अभी जिंदा है कि इस समय जो सरकार है, जो प्रेजेंट हमारी जो गवर्नमेंट है, वो अलग पार्टी की है ना, और ये इमरजेंसी का दौर था कांग्रेस का, और इस समय जो है वो बीजेपी की सरकार है। तो इसलिए वो इसको मरने भी नहीं देंगे, है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत ये मतलब तरीके होते हैं ना कि अपने अपने आप को फेमस करने के थोड़े बहुत तरीके, तो ये भी एक तरीका माना जा रहा है कि इसलिए भी ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा या चर्चा, देखिए चर्चा तो रहेगी, क्योंकि ये पूरे अगर हम इतिहास में अगर भारत की बात करें तो एक बार ही इमरजेंसी, जो इस तरीके की इमरजेंसी जो कि लगभग 2 साल तक रही, है ना, लगभग 2 साल तक रही। 21 मार्च 1977, 21 मार्च 1977 ये वो तारीख है जब वो ख़त्म की गई थी, ठीक है। तो जब ये ख़त्म की गई थी, तो ये मतलब अपने आप में अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचें, देखिए ये मामला ये कब का था, इंदिरा गांधी के समय का मामला है, ठीक है, इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के समय में ये इमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर की। इसका मतलब ये नहीं है कि इंदिरा गांधी खराब प्रधानमंत्री थी, ये बिल्कुल नहीं दिमाग में लाना है, एज ए एस्पिरेंट आपको बिल्कुल भी नहीं ऐसा नहीं सोचना है।
इंदिरा गांधी का कार्यकाल अगर आप पूरा जज करेंगे तो वो एक ऐसा कार्यकाल है जिसने क्या है कि हमारे भारत को एक अगले पायदान पर खड़ा कर दिया। बहुत अच्छा कार्यकाल है। हाँ, उस पूरे कार्यकाल में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लगा कि चीजें हैं जो वो ऐसी नहीं होनी चाहिए थी जो हुई उस समय। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है, इसलिए हम इसको, आप जानते ही हैं कि जो बुराई होती है वो एक बार फिर हो गई किसी के साथ तो फिर वो चलती रहती है। ठीक है, अच्छी वाली चीज़ें लोग भूल जाते हैं लेकिन बुरी चीज़ें जरूर याद रखते हैं, तो वो उस तरीके का है और नो डाउट हुआ भी कुछ ऐसा है जो जो कि याद रखना चाहिए। ठीक है, देखिए ये 1971 में आपको पता है कि वॉर हुआ है ना, 1971 में वॉर हुआ और इसमें पूरा श्रेय हम इंदिरा गांधी को ही देंगे क्योंकि इंदिरा गांधी की लीडरशिप में ये वॉर लड़ा गया। और लीडर कैसा है ये बहुत मैटर करता है, लीडर के स्टेप्स क्या है, लीडर कितने एग्रेशन से स्टेप्स लेता है, ये सब बहुत मैटर करता है। और इस सब के चलते ही हमने वो वॉर जीता और फिर आप जानते हैं कि बांग्लादेश है जो बांग्लादेश बना उसके बाद, जो कि पहले कभी क्या हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, बांग्लादेश बना। ठीक है, और यहाँ पर वॉर हुआ है तो खर्चा भी हुआ होगा, भारत में खर्च भी हुआ, बांग्लादेश हुआ, जीत हुई हमारी, वो सब ठीक है, लेकिन खर्च भी तो हुआ। उसके बाद 1973 को अगर हम लें तो 1973 ये वो वर्ष है जब आपने सुना होगा सर ऑयल क्राइसिस गल्फ कंट्रीज में हो गए थे, ऑयल क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस। तो ऑयल क्राइसिस की वजह से और प्रॉब्लम, पहले से ही खर्च बहुत हो चुका था, ऑयल क्राइसिस की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो गई और फिर उसके बाद चीज़ें ऐसी हो गई कि अगर हम कहें तो उस समय इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया, मतलब महंगाई का दर बहुत हो गया। आज की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि सर आज अगर 6% से ऊपर चली जाती है तो हाई हाई मच जाती है, उस समय 30% तक चली गई थी। तो 30% तक चले जाने का मतलब है कि आप समझ पा रहे होंगे कि सर कितनी बड़ी क्राइसिस हो गई, जिसके कारण वहाँ पर कृषि में भी प्रॉब्लम आने लगी और हमारी जो मेनली क्या है खाद्य सुरक्षा की समस्या आने लगी। ठीक है, और इस समय चीज़ें हैं जो वो काफ़ी नेगेटिव साइड में चली गई क्योंकि महंगाई बढ़ी और महंगाई बढ़ने के साथ साथ आप जान ही रहे होंगे कि सर महंगाई जब बढ़ेगी तो फिर वहाँ पर सूखा, अच्छा उस साल सूखा भी पड़ गया, ये भी एक फैक्टर, आप सूखा भी पड़ा जिसकी वजह से कृषि प्रभावित हुई और खाद्य सुरक्षा की समस्याएं हैं जो वो होने लगी। ठीक है, उस समय हम कह सकते हैं सर करप्शन जैसी चीज़ें भी रहीं, करप्शन, करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा उस वक्त हो गया था और पूरा कंप्लीटली अगर कहें तो सर मिस गवर्नेंस की वजह से, मिस गवर्नेंस की वजह से, मिस गवर्नेंस की वजह से फाइनली हुआ क्या कि पब्लिक में अनरेस्ट हो गया। क्या हो गया, पब्लिक है जो हमारी जनता में, जनता पब्लिक में अनरेस्ट हो गया, अनरेस्ट हो गया मतलब कि पब्लिक आपस में जो है वो नेगेटिव साइड में चली गई और अलग अलग तरीके से लड़ाई और ये सब काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गई आपस में, जनता है जो वो अग्रेशन में चली गई। ऑब्वियसली जो भूखा होगा घर में, इरिटेटेड होगा आदमी, तो ये सब चीज़ें तो होंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें जब बढ़ ही रही थी तो उसी समय उस समय जो रूपरेखा बनी, तो उस समय सबसे पहली बात जो अगर आप कहेंगे तो गुजरात से चीज़ें शुरू हुई। सबसे पहले 1974 की ये बात है और 1974 में सबसे पहले अगर हम कहें तो नवनिर्माण मूवमेंट स्टार्ट हुआ। नवनिर्माण मूवमेंट, नवनिर्माण मूवमेंट, निर्माण मूवमेंट, ये कहाँ पर है बेटा, ये गुजरात में। ठीक है, गुजरात में नवनिर्माण मूवमेंट है जो वो स्टार्ट हुआ और वहां से जो थोड़ा सोशल अनरेस्ट इस तरीके की चीजें, स्टूडेंट प्रोटेस्ट था बेसिकली, ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट, ठीक, प्रोटेस्ट, चिमन भाई पटेल वगैरह आपने नाम सुने होंगे। तो ये खैर ये सब चीजें आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इधर जेपी मूवमेंट शुरू हुआ, जेपी मूवमेंट है ना, आपको सुना होगा आपने, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ जिसमें कि वो मतलब दिल्ली में जो रामलीला मैदान है वहाँ पर सारी भीड़ इकट्ठी हो रही थी, जेपी की ट्रेन को रुकवा दिया गया, जेपी पहुँच ही नहीं पाए फाइनली, है ना, फिर लेट हुआ। तो कहने का मतलब फिर लास्ट में उनको खैर इमरजेंसी जब लगी तो फिर उनको पकड़ के जो है वो गिरफ्तार करवा दिया गया। तो एक बड़ा मूवमेंट था जिसमें कि उन्होंने कहा भी कि ये एक स्लोगन दिया कि क्या था वो स्लोगन की, कुर्सी खाली करो जनता आती है, इस टाइप से एक स्लोगन दिया है ना, इस टाइप से एक स्लोगन भी मिला वहां पर कि कुर्सी खाली करो
जनता आती है, ठीक है। तो उसके तहत ये चीज़ें चली। इसके अलावा और भी चीज़ें चली, जैसे कि आपने जॉर्ज फर्नांडिस का नाम सुना होगा। जॉर्ज फर्नांडिस, इन्होंने रेलवे मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, रेलवेज, ठीक है। इन्होंने रेलवे मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारी भूमिका हो ही रही थी, और उसी वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला सुना दिया। मतलब मैं भूमिका बता रहा हूँ कि ये कैसे इमरजेंसी लगाई गई, क्या चल रहा था दिमाग में। तो ये सारी चीज़ें चल ही रही थी, है ना, कि एक तरह से अनरेस्ट चल रहा था, बिकॉज ऑफ दिस महंगाई एक अनरेस्ट चल रहा था। और अनरेस्ट में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के मूवमेंट हैं जो वो स्टार्ट हुए ही थे। और उसी दौर बीच में क्या हुआ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला सुना दिया, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जून 1975 को ये फैसला सुनाया। 12 जून 1975 को ये फैसला सुनाया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि आपने जो ये चुनाव हुए हैं, इस चुनाव में जो उस समय जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में आपने क्या है कि सरकारी मशीनरीज का यूज़ किया है, मतलब एक तरह से इलीगल मीन्स का यूज़ किया है। तो इसलिए आपको 6 साल तक के लिए जब्त किया जाता है। मतलब ये अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, इस तरीके का 6 साल तक, है ना। ये एक मतलब इंदिरा गांधी को उस समय महसूस हो गया कि भाई ये तो मेरे खिलाफ कंट्रोवर्सी जैसी चल रही है, ऐसी फीलिंग आई उनको, है ना। और फिर ये लगने लगा कि ये तख्ता पलट जैसी चीज़ें ना हो जाए, क्योंकि उसी समय की बात है, कुछ समय ही पहले यहाँ पर आपको पता है कि बांग्लादेश में जो है मुजीबुर रहमान को लेकर के जिस तरह की चीज़ें चली थी, उसी तरीके की चीज़ें हैं जो वो भारत में हो रही थी। तो इससे घबरा करके, परेशान होकर के एक ऐसा स्टेप ले लिया गया जो कि नहीं लेना चाहिए था, है ना, जो कि नहीं लेना चाहिए था। और फिर आकर के उन्होंने 25 जून को इमरजेंसी लगा दी। 25 जून को उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, ठीक है। 25 जून को इमरजेंसी लगा दी, सब लोगों को गिरफ्तार किया गया, सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो भी लोग मूवमेंट कर रहे थे उनको भर दिया गया। उस समय बताते हैं कि पूरे भारत में कोई नेता बचा ही नहीं था। इसी इमरजेंसी की ही देन है लालू प्रसाद यादव, उसी इमरजेंसी की नीतीश कुमार, ये सब उसी समय के लोग हैं, है ना। जो मुलायम सिंह यादव, ठीक है। तो ये सब उसी समय के लोग हैं, उसी समय इन लोगों का जन्म हुआ एक तरह से कहेंगे, ठीक है। इवन अरुण जेटली, है ना, ये सब उसी समय के लोग हैं जो उस समय निकल के आए थे, और फिर छोटे छोटे लीडर्स थे ये सब, और फिर जा करके ये एक बहुत बड़े लीडर भविष्य में कहलाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही वहाँ पर। और फिर उसके बाद इमरजेंसी एंड हुई। इमरजेंसी एंड होने के बाद पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री बना जो नॉन कांग्रेस का था, है ना। नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री है 1977 में मोरारजी देसाई को बनाया गया। मोरारजी देसाई, हालांकि वो सरकार जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा चल नहीं पाई। और फिर 80 में वापस से जो है वापस से है जो वो कांग्रेस की सरकार आ गई, ठीक है। वापस से जो है वो कांग्रेस की सरकार आ गई, इंदिरा गांधी हैं जो वो वापस से रीगेन किया। तो कहने का मतलब है कि ये एक बीच में एक ऐसा दौर आया। बाकी चीज़ें आपको पता ही है ना, कि उस समय जब सरकार है जो वो कमज़ोर नज़र आई, तब जुडिशरी ने अपने बड़े बड़े फैसले दिए। और उसी समय की बात है कि भाई जब ये इमरजेंसी ख़त्म हुई, उसके बाद 1976 में, इमरजेंसी के टाइम पे ही हम कहेंगे 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर दिया गया, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको ख़त्म करा गया फिर जाकर के 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ख़त्म क्या मतलब, कुछ चीज़ें चेंज की गई इसमें से, है ना। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 जब जनता पार्टी की सरकार आई, तो फिर इसकी चीज़ें हैं जो वो ख़त्म की गई, कुछ प्रावधानों को में बदलाव किया गया। इस सब से ही परेशान होकर के कि सरकार कर क्या रही है, इस सब से ही परेशान होकर के कि ये सरकार इस तरीके की चीज़ें लगातार कर रही है। और आज से, शुरुआत से ही अगर हम कहें तो जमींदारी वाला मामला जब से चल रहा था, जमींदारी, ठीक है, ये सब बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जो मैं एक साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। जमींदारी वाला मामला चल रहा था, जिसमें कि आप अगर डीपीएसपी पढ़ेंगे तो उसमें एक आर्टिकल है, जिसमें कि आर्टिकल 39, जिसमें कि ये लिखा है कि सरकार है जो वो कोशिश करेगी क्या, समानता को मेंटेन करने की। अब किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास कम ज़मीन है, तो सरकार उससे लेगी, दूसरे को बांटेगी। तो ये चीज़ कर सकती है सरकार एक तरह से। तो समानता मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार ने स्टेप लिया, लेकिन कोई अपनी ज़मीन जायदाद क्यों देगा, है ना। तो उसके लिए हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी करके एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। इस फंडामेंटल राइट को क्या किया गया,
ये जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी करके हमारे पास हुआ करता था, इसके तहत लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले गए। ठीक है, इसी को ख़त्म किया गया फिर जा करके लास्ट में कि मतलब ये था कि अगर ये प्रॉब्लम कर रहा था तो इसको क्या है, फिर राइट टू प्रॉपर्टी को हटा ही दिया गया फंडामेंटल राइट से, है ना। और फिर इसको कहाँ डाल दिया गया, 300A में डाल दिया गया, क्योंकि ये लोग जैसे ही सरकार ये कहती थी कि भाई ये ज़मीन है जो सरकार अपने अंडर में ले रही है, तो वैसे ही आदमी फंडामेंटल राइट के तहत चला जाता था कोर्ट, तो मामला फंस जाता था। तो इन्होंने इसको हटा ही दिया। ठीक है, सरकार ने इसको ही हटा दिया राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से, और उसको 300A में डाल दिया। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, जुडिशरी कमज़ोर महसूस कर रही थी। जब जुडिशरी कमज़ोर महसूस कर रही थी तो इस जुडिशरी ने क्या लेकर के आई बेटा, जुडिशरी क्या लेकर के आई, जुडिशरी लेकर के आई केशवानंद भारती का केस, मतलब लेके क्या आई, एक केस हुआ उसी समय, और ये भी प्रॉपर्टी के ही मामले से था, है ना। और केशवानंद भारती का केस था। अच्छा, आप में से बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे, वो ऐतिहासिक केस है 1973 का, वो ऐतिहासिक केस है जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की गई है। किसके बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लेकिन केशवानंद भारती केस हार गए थे, है ना, केशवानंद भारती जीते नहीं थे, वो केस हारे थे। लेकिन वो केस ऐतिहासिक है, इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको पढ़नी है। एक मोटा मोटा व्यू मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, लिखना नहीं है इसमें कुछ भी, लेकिन पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। भारत में आपातकाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा कीजिए, है ना, कि कैसे कैसे आप आपातकाल लगता है। आर्टिकल आपको 352, 356, 360 तीनों डिफाइन करने होंगे। ठीक है, और 1975 के आपातकाल का भारतीय लोकतंत्र पर पड़े प्रभाव का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, इसके अलावा आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया अभी तक। टेलीग्राम के ज्वाइन कर लीजिएगा, grow_IAS, यहाँ पर हम PDF शेयर कर देंगे। ठीक है, मेरे टेलीग्राम पर भी, पर्सनल वाले पे भी ओम द्विवेदी UPSC आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, और इस पर भी मिल जाएगा। ठीक है, और ये हमारी email ID है, इस पर आप मेल कर सकते हैं आंसर को लिखकर, और ये WhatsApp नंबर है जिससे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।